जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अपन ने कल पढ़े थे, अपन ने घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्पप्राण महाप्राण वर्ण पढ़े थे। उसके अंदर अपन ने जैसे कि मतलब ये टॉपिक छूट गया था, थोड़ा सा रह गया था, कुछ कोई इश्यू हो गया था, तो उसके अंदर वो लास्ट का वीडियो मतलब थोड़ा कट गया था कि उसमें मैंने कंप्लीट वर्ण कंप्लीट करवा दिए थे। उसके अंदर ये 5-6 क्वेश्चन थे जो मैंने कल मतलब वीडियो बनाया था, पर वो कटने के कारण वो अपलोड नहीं हो पाए। तो आज वो 5-6 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन है, निम्न में से उच्छिप्त वर्ण, निम्न में से उच्छिप्त वर्ण कौन सा है इनमें से? पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन, गैर वर्ण का सही विश्लेषण क्या है? भाई गैर वर्ण है, इसका सही विश्लेषण क्या है? ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कि गे का मतलब सही क्रम है ना, आपको मतलब पता होना ही होना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बार ये एग्जाम में मतलब पीएसआई में बहुत बार मतलब पूछा हुआ है। ये 11 में, 18 में, इनमें ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हुआ है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण के आधार पर लय व्यंजन का क्रम क्या है? मतलब किस में आता है ये लय व्यंजन है, किस में है ये? मतलब उच्छित में आता है, पार्श्विक में आता है, परकंपित में आता है, या संघर्षी व्यंजन में आता है? निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऊष्म व्यंजन नहीं है। अब इस नहीं पे मतलब आजकल तो क्या होता है कि अंडरलाइन आने लग गया ऐसे। पहले क्या होता था कि पेपर में अंडरलाइन नहीं आती थी, ओनली फॉर नहीं लिखा होता था कि नहीं है, तो बच्चे क्या करते थे, निम्न में से उसमें व्यंजन है नहीं है को नहीं पढ़ते थे, इसको पढ़ने में नहीं आता था। तो अब इसको क्या अंडरलाइन करने लगे एग्जाम में, बहुत सारे मतलब पेपरों में अंडरलाइन भी करते हैं, कई जगह अंडरलाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसको स्पेशल आप ध्यान रखना कि नहीं है भाई, निम्न में से ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन नहीं है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? घोष वर्ण मैंने कल ही पढ़ाया था आपकी, घोष और अघोष, अल्पप्राण महाप्राण कौन से वर्ण आते हैं। इसके अंदर निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? निम्न में से महाप्राण वर्ण है, कौन सा महाप्राण, ये भी कल पढ़ाया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन उन्हीं में से नोट्सों में से चुने हुए हैं। इनके आंसर आप या तो कमेंट में लिख देना, बाकी कल मैं आपको आपके सामने लिख दूंगा। और हाँ, छोटा सा टॉपिक मैंने आपको समझाना भूल गया था, वो मैं भी आपको बता देता हूँ। घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्पप्राण महाप्राण वर्णों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक बार पूरे डायग्राम बना के वो बता देता हूँ, जो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। भाई अपन ने पढ़ा था कंपन के आधार पर, पहला टॉपिक पढ़ा था कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर पढ़ा था। उसके अंदर दो थे, कौन कौन से थे? एक तो घोष, इसी को बोलते थे सहघोष, सहघोष वर्ण। पहला तो ये पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था अघोष वर्ण। फिर दूसरा अपन ने टॉपिक पढ़ा था हवा की मात्रा के आधार पर, हवा की मात्रा के आधार पर। इसमें भी दो पढ़े थे। पहला पढ़ा था अपन ने अल्पप्राण, और दूसरा पढ़ा था अपने महाप्राण। ये दो टॉपिक पढ़े थे, इन्हीं में से दो क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये इतने छोटे हैं कि मतलब इनको समझने में बहुत ही जल्दी समझ में आ जाते हैं, क्योंकि इनको हल्का सा बस मैथमेटिक तरीके से भी समझ सकते हैं भाई, 1 2 3 वर्ण से या 3 4 वर्ण से, या इस आधार पे अपन इनको समझेंगे ना। तो एक डायग्राम बनाता हूँ, आप दो डायग्राम बना लेना भाई, पहला इनका हो जाएगा, एक इनका हो जाएगा, तो दो डायग्राम अलग अलग बना लेना, उसके आधार पर आप इनको लिख लेना, तो समझ में आ जाएगा। तो मैं डायग्राम यही बना देता हूँ आपको।
भाई पहले हो गए स्वर। स्वर 11 होते हैं, आपको पता है। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर हो गए आपके। 11 स्वर तो ये हो गए। इन दोनों के अंदर क्या होता है कि वो शामिल होते हैं स्वर प्लस व्यंजन। ये शामिल दोनों मिलकर ही घोष अघोष वर्ण, अल्पप्राण महाप्राण वर्ण बनते हैं। स्वर कौन से हो गए? क, ख, ग, ग, य, च, छ, ज, ज, य। ये अण है, ये इ, ट, ठ, ड, ड, अण, ट, ठ, ड, ड, त, थ, द, द और न, प, फ, ब, ब, म, य, र, ल, व, स, स और है। ये स्वर हो गए, ये स्वर हो गए, ये व्यंजन है। भाई 33 व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए, 44 हो गए। इन्हीं को इनके आधार पर अपन रखेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको भाई घोष व्यंजन में क्या होता है कि पर समस्त स्वर हो गए। ये क्या हो गए? घोष वर्ण, घोष वर्ण हो गए, ये समस्त स्वर हो गए। फिर तीसरा चौथा और पांचा, तीसरा चौथा पांचा, भाई ये हो गए तीसरा चौथा पांचा। यहां तक ले लेते हैं। तीसरा चौथा पांचा, भाई तीसरा चौथा और पांचा वर्ण हो गया। अंतस्थ व्यंजन हो गए। इसके अंदर अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ये अंतस्थ व्यंजन आ गए यहां से, ये हो गए। और उसमें का हो गया है वर्ण, उसमें का क्या हो गया? है वर्ण, उसमें का है वर्ण। ये तो किस में आ गए? घोष वर्ण में। ये तो हो गए घोष वर्ण। अब बाकी बच गए, ये हो गए 30, 31 हो गए ये। भाई 31 इसके हो गए। भाई 11 तो ये हो गए, और 3 3 6 3 या 9 3 चौ 12 3 5 15, ये 15 4 19, 19 एक 20 ये तो हाँ 20 और 11 31 वर्ण हो गए। ये टोटल कितने हो गए? घोष वर्ण कितने होते हैं? टोटल 31 वर्ण हो गए। अब अघोष की बात करें, अब इसी डायग्राम में अघोष जो बच गए ना वो अघोष। अब मैंने कल भी आपको यही बताया था कि भाई अपने को पीएचडी तो करनी नहीं, भाई बुक लिखनी नहीं, अपने को अघोष को याद कर लो। आप इसको छोड़ दो, घोष को छोड़ दो। भाई 30 व्यंजन आप इनको याद करोगे तो इससे बेटर है ना कि आप इनको याद कर लो। भाई 31 तो वहां है, बच गए 13, तो 13 इनको याद कर लो आप। भाई घोष व्यंजनों को याद कर लोगे। घोष व्यंजन कौन से हो गए? ये घोष हो गए। जो बच गए ना वो घोष में आ गए। भाई पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये हो गया तीसरा चौथा पांचवा, और ये हो गए, ये हो गए।
ये किसमें आ गए, अघोष व्यंजन में। अब एक ही डायग्राम में आप घोष और अघोष को पता कर सकते हो, जिसमें पहला तीसरा चौथा पांचवा तो इसमें है, तीसरा चौथा पांचवा तो घोष में आ गया, सब संयुक्त स्वर आ गए पूरे, और उसमें कहा गया ये है, ये उसमें व्यंजन है, ये कौन से है, ऊष्म व्यंजन, जिनमें ऊष्मा बहुत ज्यादा खर्च होती है। जैसे फेफड़ों से अपने उठने वाली हवा मुख द्वार से बाहर निकलती है ना, तो उनमें क्या होता है कि हवा की मात्रा बहुत, मतलब अपने को ऐसा संघर्ष करना पड़ता है, ऊष्मा बहुत ज्यादा खर्च करनी पड़ती है, तो इनको क्या बोलते हैं, स है को क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन, इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनको क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन। अब ये तो घोष और अघोष की बात हुई, अब बात आ जाती है अल्पप्राण और महाप्राण की। एक डायग्राम इधर बन गया, एक मैं इधर बना देता हूं। अल्प प्राण, अल्प प्राण की बात करता हूं, तो अल्प प्राण में हो जाता है जैसे समस्त स्वर आ गए, समस्त स्वर प्लस भाई टोटल तो स्वर आ गए, और प्रत्येक व्यंजन का, यानी प्रत्येक व्यंजन है ना, ये व्यंजन इनका आ जाएगा पहला तीसरा और पांचवा, यानी प्रत्येक व्यंजन का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, ये आ गए भाई। अल्पप्राण में क्या हो गया, समस्त स्वर आ गए, 11 के 11 स्वर आ गए, प्रत्येक व्यंजन का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आ गया, और ऊष्म व्यंजन आ गया, ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन मैंने बता दिए थे आपको, ये हो गए ऊष्म व्यंजन के, इसके अंदर ये टोटली आ जाएंगे, मतलब ऊष्म व्यंजन का ये आ जाएंगे। तो इसके अंदर अपने कितने वर्ण होते हैं, 30 होते हैं, कुल कितने होते हैं, 30। जैसे अब मैंने लिखा है समस्त स्वर 11 के 11 स्वर भाई, ए आ ई उ री ए आई ओ और औ, ये तो 11 स्वर हो गए। व्यंजन में क्या, पहला तीसरा और पांचवा, तो पहला कै, तीसरा गै, और पांचवा अण, इधर च, फिर इधर ज, फिर ई, फिर ट, फिर ड, फिर अण, फिर त, फिर द, फिर न, फिर प, फिर ब, फिर मैं, फिर यहां आ जाता है अंतस्थ व्यंजन आए, इसके अंदर आएंगे नहीं, और इसके अंदर आ गए ऊष्म व्यंजन, से और है, ये आ गए इसके अंदर। अब कितने हो गए, 11, 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 15 15 4 19, और 19 और 11 19 और 11 30, कितने वर्ण हो गए, 30 वर्ण, ये ऐसे कैसे आ गए, ये तो गए अल्पप्राण। और महाप्राण जो बाकी बच गए ना, अब बच गए कौन कौन से भाई, पहला तीसरा और पांचवा तो आ गया भाई, यहाँ पे कौन सा आ गया, पहला तीसरा पांचवा और प्रत्येक स्वर। अब बच गया दूसरा और चौथा भाई, दूसरा और चौथा बच गया, तो अल्प महाप्राण, जैसे यही लिखा देता हूं अब महाप्राण, महाप्राण वर्ण। अब इसमें क्या बच गए भाई, इसके अंदर अपन ने अंतस्थ व्यंजन नहीं लिया, और दूसरा और चौथा वर्ण नहीं लिया, तो महाप्राण में कितने, कुल 14 हो गए। तो
इधर आ गए 30, बच गए 14, 14 जिसमें पहला दूसरा आ गया, जैसे व्यंजन ही लिख लेते हैं भाई। स्वर तो इसमें आ गए ख ग छ ज ठ ड थ द है और ब, ये हो गए, ये हो गए यहाँ तक। अब अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे पूरे, य र ल और व। भाई 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 और 4 14, 10 ये 4 ये प्लस हो गए कितने 14। ऐसे कैसे ये आपके सामने है। अब इन्हीं में जैसे मैंने ये घोषवर्ण बताए थे, अब इसके अंदर मैंने आपको घोषवर्ण में ये बता दिया भाई ये घोषवर्ण आ गए, ये अघोष आ गए। ये कौन से आ गए थे? अघोषवर्ण, अघोषवर्ण ये आ गया अघोष में। ये ऐसे डायग्राम बना के आप आराम से इनको पढ़ भी सकते हो, रट भी सकते हो, किसी भी आधार पे कर सकते हो भाई। अपने को कोई पीएचडी करनी नहीं है, बुक लिखनी नहीं है और कुछ नहीं, अपने को एग्जाम क्लियर करना है, वो कैसे भी करे। अब जैसे कान किधर से भी पकड़ो, एक तरफ से पकड़ में आएगा ही कान, चाहे किधर से भी पकड़ो, हाथ घुमा के पकड़ो या सीधा पकड़ो, बस पकड़ में आना चाहिए अपने को। तो इस आधार पे आप देख लेना। और अब आज से अपने वो कल से अपने संधि भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो संधि का टॉपिक अगला अपना संधि स्टार्ट करेंगे, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम चीज समझ के पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।